हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 15th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था SDLC क्या होता है, उसमें फेजेस कौन कौन से होते हैं, SDLC मॉडल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। इसके फेजेस क्या होते हैं, इसको कब यूज़ करना है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्पाइरल मॉडल होता क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक रिस्क हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे उसमें कहीं पे भी रिस्क हैंडलिंग का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। यानी कि इसको हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बड़े और रिस्की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर सॉफ्टवेयर बड़ा होगा और कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी जगहों पे स्पाइरल मॉडल को यूज किया जाता है क्योंकि इसको रिस्क को हैंडल करने के लिए ही बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग विद द कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अगर सिंपल लफ्जों में कहें तो स्पाइरल मॉडल 3 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। यानी कि यहाँ पे चीज़ों को हम रिपीटेडली इनहांस भी करते हैं जैसा हम इटरेटिव मॉडल में करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रोटोटाइप भी बनाते हैं जैसा हम प्रोटोटाइप मॉडल में किया करते हैं। और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है जिस तरीके से हम वाटरफॉल मॉडल में फॉलो किया करते थे, कि उसमें क्या होता था कि जो चीज़ें हम जिस भी ऑर्डर में काम किया करते थे वो चेंज नहीं होती थी। तो इन 3 मॉडल्स की हेल्प से एक फ्रेमवर्क को तैयार किया गया जिसे हम स्पाइरल मॉडल कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इटरेटिव नेचर ऑफ प्रोटोटाइपिंग का। यानी कि रिपीटेडली यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग होती है, ठीक है, विद कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। और उतनी ही ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी होती है जितनी एक वाटरफॉल मॉडल में होती है। उसमें ऑर्डर होता है, एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से आपको काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर आर सम फेजेस दैट आर कंप्लीटेड इन वन इटरेशन और स्पाइरल and the output is small prototype of the large software. Then the same iteration is repeated until the entire software is built. It means कि स्पाइरल मॉडल में कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम एक बार में कंप्लीट करते हैं। एक इटरेशन का मतलब एक बार में कंप्लीट करना, और उसका जो आउटपुट होता है, जो भी हम फेजेस फॉलो करेंगे उसका जो आउटपुट होता है वो एक प्रोटोटाइप होता है। यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा नमूना, ठीक है। उसमें सारे फीचर्स नहीं होते हैं जो हमने सोच के रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। और इसी इटरेशन को, जो भी हम लोगों ने इससे पहले फेजेस को फॉलो करके एक प्रोटोटाइप को बनाया है, इसको तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारा एंटायर सॉफ्टवेयर बिल्ड ना हो जाए। अब आप सोचेंगे ये तो हमने इटरेटिव मॉडल में भी पढ़ा था और प्रोटोटाइपिंग में भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, इस वजह से आपको सारी चीजें एक जैसी लगेंगी जब तक आप इसके फेजेस के डायग्राम को ना देख लें। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल की। ग्राफिकल डायग्राम को देखने से पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। The entire process of development is divided into 4 stages, which keep on repeating until the entire project is completed. डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको 4 स्टेजेस में या 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी फेजेस पढ़े थे ना, यहाँ पर असल में फेजेस नहीं है बल्कि स्टेजेस हैं। तो 4 स्टेजेस हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और इसी में पूरे प्रोजेक्ट को हम डेवलप करते हैं, इसको पूरा प्रोजेक्ट हमारा इसी में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो स्टेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेज है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस। यानी कि यहाँ पर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और उसके बाद अच्छी खासी बातचीत होती है कि क्यों इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, और ये मार्केट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो काफ़ी देर तक जो भी चीज़ें होती, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात किया जाता है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं जिससे हम उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क। यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त जो रिस्क आएंगे वो देखे जाते हैं। यानी कि सॉल्यूशंस तो ढेर सारे मिल गए, ठीक है। मान लीजिए प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में जो भी दिक्कतें आने वाली थी उसको लेकर सॉल्यूशंस तो हमें मिल गए, लेकिन उनमें से किस सॉल्यूशन को फॉलो किया जाए, यहाँ पे उस किस सॉल्यूशन में कितना रिस्क होगा, ये सारी चीज़ें हम रिस्क एनालिसिस फेज में जानते हैं, या फिर आप कह लीजिए आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क वाले स्टेज में देखते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी हम डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होता है, और उसके बाद डिप्लॉय कर दिया जाता है। फिर आता है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। यानी कि उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करना, अच्छे से देखना कि हाँ सारी चीज़ें उसमें जो भी हमने इम्प्लीमेंट की है वो अच्छे से काम कर रही है, उससे हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और उसके बाद आगे हमें इसमें और क्या इन्हांसमेंट करना है वो हम सोचते हैं। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पोर्शन। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्क्रीन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो पहला फेज है हमारा, या पहला स्टेज है हमारा, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस।
ठीक है, इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, फिर हम डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, और एट लास्ट फिर हम रिव्यू करते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं अगले फेज के लिए। तो ये तो हो गए इसके 4 स्टेजेस जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज़ें रिपीट कब होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्पाइरल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप सबसे पहले जब प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं कि प्रोजेक्ट होगा, इस तरीके से होगा, उसमें ये फीचर्स होंगे, उसमें क्या दिक्कतें आनी है, क्या नहीं आनी है। उसके लिए आप रिस्क को एनालाइज करते हो और उसके बाद प्रोटोटाइप 1 बनाना शुरू करते हो। पहला प्रोटोटाइप आप बनाते हो, ठीक है, जो भी आपने अभी तक एनालिसिस की है उसके हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हो सीधा डेवलपमेंट में। जब आप डेवलपमेंट में आते हो तो आप डिज़ाइन करते हो, कोड करते हो, टेस्ट करते हो और उसके बाद रिलीज कर देते हो सॉफ्टवेयर को। ठीक है, डेवलप करके हमने रिलीज कर दिया, पहला प्रोटोटाइप रिलीज हो गया, यानी कि यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रिव्यू करते हो, उसको अच्छे से देखते हो वो काम कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। फिर आप प्लान करते हो नेक्स्ट फेज के लिए। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट फेज लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट इटरेशन के लिए या नेक्स्ट स्पाइरल के लिए आप शुरुआत करते हो, यानी कि आपने नए ऑब्जेक्टिव्स को एडअप करना है या नई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके प्रोजेक्ट में ऐड करना है। फिर आप रिस्क को एनालाइज करते हो और उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है, जो नए ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करेगा। फिर उसमें सेम चीज़ डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग वगैरह होती है। और इस तरीके से ये जो स्पाइरल होता है ये बार बार रिपीटेडली रिपीट होता रहता है। और जितना ज़्यादा ये सर्किल बढ़ता जाएगा या स्पाइरल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्हांस होता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप प्रोटोटाइप 1, 2, 3, 4 जितना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पाइरल मॉडल कि इसमें जो स्पाइरल है, देख सकते हैं ना, ये जो सर्किल है ये रिपीटेडली बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इन्हांस्ड होगा। और लेकिन साथ ही साथ इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो बढ़ जाती है। और इसको बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, तब हम इसके यूज़ के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है द स्पाइरल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड मेटा मॉडल एज इट इंक्लूड्स ऑल अदर SDLC मॉडल्स। इसको मेटा मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और भी SDLC मॉडल्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल की झलक हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ रिस्क ड्रिवन मॉडल दैट इज द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट हाईली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पॉइंट में ही बताया था, ये एक रिस्क हैंडलिंग मॉडल है। यहाँ पर रिस्क को हैंडल अगर नहीं किया तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे तो उसमें नए नए फीचर्स आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स को हटा देती है कंपनी क्योंकि उस पर जो रिव्यू होता है वो यूज़र्स का अच्छा नहीं होता। अब यूज़र्स अच्छे रिव्यू नहीं देंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि उनकी डिमांड मार्केट में बनी रहे। तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस की जाती है इस मॉडल में। अब हम बात करते हैं व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, इसको यूज कब करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व कंटिन्यूअस एनहांसमेंट। इट मीन्स कि ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होता है, वो भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिसमें कंटिन्यूसली इन्हांसमेंट की जरूरत हो। ठीक है, क्लाइंट की डिमांड है कि आपने 1 साल या 2 साल जो भी है आपको इसमें देना होगा कि आप इसमें जो भी बग्स आएंगे, एरर्स आएंगे, आप उसको अपडेट करते रहोगे और बेहतर करते रहोगे, या जो भी हम डिमांड बताते जाएंगे आप इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाते जाओगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है कि 4 महीने में प्रोजेक्ट बना के दे दिया, बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट को लेकर जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज यूज्ड वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ डेवलपिंग अ फुल फ्लेज्ड लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड फैसिलिटीज फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि इसको खास करके तब भी यूज़ किया जाता है जब एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, बहुत सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि एकदम टिप टू टो, शुरुआत से एकदम आपको काम करना है। आपको कोई चीज़ बनी बनाई नहीं मिलेगी जिसको आपको इन्हांस करना हो, बल्कि आप एकदम स्क्रैच से, एकदम शुरू से काम करते हो। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूज्ड वेयर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन टेक्नोलॉजी, ट्राइंग आउट न्यू स्किल्स और वेयर द यूज़र इज़ नॉट एबल टू ऑफर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली। यानी कि इसको तब भी हम यूज़ करते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्लीमेंट करना हो, या कोई नई स्किल्स वगैरह हैं हमें ट्राई आउट करनी है, या फिर जो हमारा यूज़र है या क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली बता नहीं पा रहा है एक बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उन जगहों पे भी स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल की कि इसकी क्या खासियत है। तो पहला पॉइंट कह रहा है बल्कि एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन बी मेड इजीली बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब रिस्क एनालिसिस का एक पूरा फेज है, पूरा स्टेज है, ठीक है, वहाँ पे हम बल्कि और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर जो भी रिस्क आएंगे उसके लिए हमारे पास एक टीम बैठी हुई है जो उसको एनालाइज करेगी, उसको रिजॉल्व करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स या बल्कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड, यानी कि जितनी भी आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना चाहो कर लो। स्पाइरल मॉडल में कोडिंग इस स्टैंडर्ड के हिसाब से की जाती है कि उसको आराम से चेंज किया जा सके। यूजर्स कैन सी द सिस्टम अर्ली, यानी कि जो हमारा एंड यूजर है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर को दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला पॉइंट कह रहा है मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब ऑब्वियस सी बात है जब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन अर्ली, यानी कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कितने नंबर ऑफ इटरेशंस चलेंगे या कितने नंबर ऑफ स्पाइरल्स चलने वाले हैं ये हमें नहीं पता होता है शुरू में। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट एंड कुड बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी कि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं या ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क कम होता है उसमें स्पाइरल मॉडल को ना ही यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप एक डेवलपर को हायर कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात आप उसको पे करोगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो छोटे होते हैं वहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाए तो बेहतर है। द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रिस्क एनालिसिस। और हाँ, एक चीज़ और कि रिस्क एनालिसिस में अगर कोई दिक्कत आई तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट, टाइम एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। टाइम को एस्टिमेट करना कि कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा या फाइनली हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।